बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उन्हें ठहराओ जहाँ तुम खुद सकूनत पजीर हो अपनी हैसियत के मुताबिक, और उन्हें ज़रर ना पहुँचाओ ताकि तुम उन्हें तंग करो, और अगर वो हामिला हों तो उन पर खर्च करते रहो यहाँ तक कि वो बच्चा जने। फिर अगर वो बच्चे को दूध पिलाएं तुम्हारी खातिर तो तुम उन्हें उनकी उजरत दो, और उजरत के बारे में आपस में मशवरा कर लिया करो दस्तूर के मुताबिक। और अगर तुम आपस में तय ना कर सको तो उसे कोई दूसरी दूध पिलाए। सूरह तलाक की आयत नंबर 6 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इसका एहतराम करने, उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज मंगल है 3 जमादुल अव्वल 1433 हिजरी 27 मार्च सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? बहुत खूबसूरत जी, आप कुरान की आयत पढ़ते हैं तो हमें हिदायत लेनी चाहिए इस किताब से। हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत फरमा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सब कुछ है। यानी कुरान में जिस भी चीज़ का तसव्वुर करें वो उसमें मौजूद है, और अल्लाह ने इंसान की नफ्सियात और फितरत के मुताबिक बात की है। और मैं समझता हूँ कि ये कुरान जो है ये ज़हन मोहम्मद पे नहीं उतरा, ये कल्ब मोहम्मद पे उतरा है। कल्ब मोहम्मद सुभान अल्लाह। और गारे हरा की तन्हाइयों का तोहफा है। बेशक बेशक। और आपकी यहाँ से हम पहली खबर की जाने बढ़ना चाहेंगे। मुल्क में लोड शेडिंग है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और इसी वाले से आज की लीड स्टोरी भी है कि लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे जारी। ताजिर सनतकार लॉन्ग मार्च करें, क़यादत करूँगा शहबाज शरीफ। लाहौर में पेट्रोल पंप जला दिया गया। फायरिंग और लिफ्ट में फंसने से 2 अफराद हलाक। मुस्लिम लीग नून ने मुजाहिरों का शेड्यूल दे दिया। वज़ीर आज़म का गैर एलानी लोड शेडिंग ख़त्म करने का हुक्म। ताजिरों ने 31 मार्च को हड़ताल की धमकी दे दी। फिर गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, उसमें भी ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में मुस्लिम लीग नून का हंगामा, बिजली 2 के नारे, बिलों पर फ्यूल सरचार्ज मुअत्तल करने का हुकूमती ऐलान, स्पीकर और तहमीना में झड़प। खुर्शीद शाह की तकरीर के दौरान आबिद शेर अली, शकील अमान और दीगर ने शदीद एहतजाज किया। बिजली बहरान का सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए, ये कहना है खुर्शीद शाह का। फिर अगली खबर शहबाज शरीफ साहब के बयान पर रद्दअमल के हवाले से है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बयान है कि शहबाज शरीफ का लॉन्ग मार्च का ऐलान आइन से बगावत है। फिरदौस आशिक, फेडरेशन कार्रवाई का हक रखती है। शहनशाह पंजाब ने लॉन्ग मार्च किया तो करप्शन की तस्वीर दिखा देंगे, रहमान मलिक का ये कहना है। और ये भी कहा गया है कि पंजाब में थानेदारी निज़ाम के खिलाफ हम भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। वावेला करके सस्ती शोहरत हासिल की जा रही है। परवेज़ अशरफ, बाबर अवान, फौजिया वहाब, जहांगीर बदर, समीना घुरकी के बयानात है। लेकिन अवाम लोड शेडिंग से डॉक्टर साहब तंग है। ये जो आपने पहले जुमला कहा ना, अंधेरा ही अंधेरा है, तो जनाब अंधेरा तो कोई दुश्मन नहीं था। मैं समझता हूँ कि अंधेरे में बहुत कुछ है, अपना अंधेरा भी होता है। मगर ये तो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। देर और अंधेर दोनों मिल गए हैं इसमें। कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है, तो अंधेर भी है और देर भी है। अजीब व गरीब किस्मत हमारी है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है तो लोड शेडिंग के लिए ये बातें हो रही हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब की इज़्ज़त बहुत है, वो बगावत करते हैं, तो ये बगावत पहले क्यों नहीं की गई जनाब? बगावत तो ज़रूरी होती है। मैं तो समझता हूँ कि इनकलाब से पहले बगावत ज़रूरी है, और बगावत किए बगैर अगर इनकलाब आता है तो वो कोई इनकलाब नहीं है। पहले इनकार करो फिर इकरार करो। तुम मुस्तहिक तब बनते हो किसी इनाम के जब तुम इनकार करते हो, और इनकार नहीं जुर्रत इनकार, इकरार नहीं जुर्रत इकरार। मैं कई दफ़ा आपके सामने ये बात करता हूँ। तो देखिए ना, पार्लियामेंट में भी हंगामा। यानी पार्लियामेंट के लोगों को तो बिजली मिलती है भाई। कभी पार्लियामेंट में तो लोड शेडिंग नहीं हुई, कभी ईवानों में लोड शेडिंग नहीं हुई। लोड शेडिंग तो हम गरीबों के लिए है। हुकूमत ही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस ले। खुर्शीद शाह साहब का ये बयान। तो कैसे भाई, पार्लियामेंट तो तुम्हारी है, तुम हुकूमत में हो। अब तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है और ये अपोजिशन भी, तमाम सियासत जो है, ये इतने मतलब है कि अंदर के काले हो गए हैं कि भाई जो काम तुमने करना है। अच्छा, शहबाज शरीफ जो बगावत की बात करते हैं, तो क्या पंजाब में दूध के नारे में गई हैं? क्या पंजाब में जन्नत का नमूना पेश कर दिया गया है? क्या है? अब यही वो बात करते हैं कि हम ये वन मैन थनदारी दाव है। थनदारी ऊपर भी है, थनदारी नीचे भी है, और इनके घरों की औरतें जो हैं वो थनदारनियाँ बन गई हैं।
अब फिरदौस आशिक अवान का बयान जो है वो लगता है कि जैसे किसी थानदारी का बयान है। वो कहती है लॉन्ग मार्च जो है वो आइन से बगावत है। आइन को पता नहीं क्या बना दिया है इन्होंने। आइन ऐसा आईना है जो तोड़ दिया है, किरची किरची कर दिया गया है। अच्छा, आईने की ये खसूसियत है कि उसकी हर किरची आईना बन जाती है, मगर ये किरचियाँ तो हमारे दिल में चुप गई हैं। अब इन किरचियों पर लहू जो है वो लगा दिया गया है, तो लहू में से क्या चेहरा देखेंगे हम, क्या हम इसमें कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग मार्च शॉर्टकट, पहला लॉन्ग मार्च हुआ था, शॉर्टकट था, वो तो गुजरांवाला से यहाँ वापस आ गया था। लॉन्ग मार्च तो माओ ज़ेडुंग ने किया था। ये तो यानी मैं समझता हूँ कि हर लफ्ज़ की मानवियत जो है उसको तबाह कर दिया गया है, हर लफ्ज़ की हुर्मत को तबाह कर दिया गया है। तो ये कैसी सियासत है, खुदा की कसम। मैं इस वक्त 60 साल से ऊपर हूँ, मैंने सियासत भी बहुत देखी है, बड़ी गंदी सियासत पाकिस्तान में रही है, मगर इससे गंदी सियासत जो है वो शायद कभी कोई किसी मुल्क में भी ना आ सके जो इस वक्त गंदी। उसमें फ्रेंडली अपोजिशन, मफाहमत हुकूमत, जब इनके कोई मामलात आते हैं तो ये मिल जाते हैं और वो लोगों को दिखावे के लिए ये एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। ये जो लोड शेडिंग पर मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी नूरा कुश्ती है। ये भी नूरा कुश्ती मुझे लगता है, बिल्कुल नूरा कुश्ती। गवर्नर पंजाब ने ये फरमाया कि 18वीं तरमीम के पास होने के बाद सूबों की जिम्मेदारी थी कि वो बिजली पैदा करते, बिल्कुल पैदा करते, लेकिन सूबों को तो 1-1.5 साल हुए जिम्मेदारी दिए हुए, तफवीज़ किए हुए इख्तियार। यानी मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लोग हैं। हम भी ज़ाहिर है गुलामी तो गलत है, मगर वो गुलामी इस महकूमी से बेहतर थी, खुदा की कसम। उस वक्त खुशहाली थी। अगर रूह हमारी जंजीरों में जकड़ी हुई थी तो बदन तो आज़ाद थे हमारे, इंसाफ था, कानून था, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई करप्शन रिश्वत नहीं थी, और हुकूमत के ये अंदाज नहीं थे। 2 आदमी होते थे एक ज़िले में, SP और DC अंग्रेज़, बस। इसके अलावा पूरे ज़िले पर उनका कंट्रोल होता था। तो अब कंट्रोल है। अब देखें वारदातें मोबाइल छीनने की और गाड़ियाँ छीनने की और लूट मार करने की और लड़कियों के अगवा की और छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियों की। डॉक्टर साहब तजावीज़ दें कैसे लोड शेडिंग के बहरान से हम निजात। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि जब कोई चीज़ अपने कमाल को पहुँचती है तो उसका सवाल ज़रूर आता है, और जुल्म जो है वो जब बढ़ता है तो फिर एक कैफियत आती है मजलूम। लेकिन हमारे मजलूम अजीब हैं कि ये जालिमों को अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में भेज देते हैं। यानी है मजलूम मगर जालिमों को अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में, तो फिर ये किस बात की तवक्को करते हैं। मैं समझता हूँ यानी देखे ना, नवाज शरीफ कहते हैं गो जरदारी गो नहीं, अब कम नवाज शरीफ कम, गो जरदारी गो नहीं, कम नवाज शरीफ कम। तो ये क्या खेल है। नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया तो एक खबर भी पढ़ लेते हैं, और खबर है कि लियाकत जतोई की पार्टी मुस्लिम लीग नून में जम, इक़्तिदार में आकर सिंध से फिर डाकू राज खत्म करेंगे नवाज शरीफ। अवामी इत्तेहाद के सरबराह ने नवाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। इंतखाबी इत्तेहाद या जम होने के हवाले से सिंध नेशनल फ्रंट की मुस्लिम लीग नून से आज फैसला कुन बातचीत होगी। कराची में रोज़ाना टारगेट किलिंग हो रही है, हुकूमत तमाशा देख रही है, महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग से आवाम का जीना दो भर हो गया। सदर मुस्लिम लीग नून का दादू में जलसे से खिताब। अच्छा देखिए ना, इंतजाम क्या है जो दूसरे सूबे में होता है और पंजाब में नहीं होता। लेकिन ये अजीब गरीब सूरत हाल हमारे यहाँ हो गई। मैं समझता हूँ मेरे जो अल्लाह गवाह है, मेरे जज्बात जो हैं वो नून लीग के साथ है। मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान मेड एक लीडर समझता हूँ। तो मेरे ख्याल में एहतशाम कि पंजाब में ऐसी गुड गवर्नेंस का नमूना पेश किया जाता कि फिर जब बात की जाती तो वो हिल जाते। देखे ना, आप बयान देते हो, वो भी बयान देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं हम आपके करप्शन के सीन जो हैं वो दिखाएंगे स्क्रीनों पर, और ये उनकी करप्शन के सीन दिखाएंगे। मेहरान बैंक की, इन्होंने पंजाब बैंक की बात की थी नून लीग वालों ने, उन्होंने मेहरान बैंक की बात कर दी है। करप्शन एक इल्ज़ाम एक है, मैंने इससे पहले भी कहा, वो एक पर भी लगता है, दूसरे पर भी लगता है। एक कहता है तुम करप्ट हो, वो कहता है तुम करप्ट हो। मैं ये कहता हूँ कि दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, कोई बुराई नहीं है इस मुल्क के अंदर। करप्शन ही करप्शन है, कोई बुरा नहीं है, दोनों ठीक हैं। वो देखना एहतशाम समझो ना, वो कहते हैं तुम करप्ट हो, ये कहते हैं तुम करप्ट हो, दोनों ठीक हैं। तो फिर इसमें सही क्या है, इसमें ठीक क्या है? इसमें तो गलत ही है। करप्शन का बाजार अवाम गलत है, अवाम भी गलत नहीं, अवाम तो मजबूर है। अवाम बेचारे कहाँ जाएं, यानी जाएं तो जाएं कहाँ, कहीं भी कोई पनाह नहीं मिलती कोई। अच्छा देखे ना, मैंने ये कहा था
कि अल्लाह का जलाल कब जोश में आएगा। खुदा की कसम अब तो इसके अलावा कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। इमरान खान के बारे में एक दोस्त ने कहा तो बड़ा अच्छा फिक्रा कि वो हमारी आखिरी उम्मीद है, काश वो कभी इक़्तिदार में ना आए, काश वो कभी इक़्तिदार में ना आए, तो आखिरी उम्मीद टूट जाएगी ना। उठ के इक़्तिदार के आने के बाद आखिरी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। वो एक चौधरी था ना, उसकी चवन्नी गुम हो गई, तो वो देखने लगा इधर उधर, तो किसी ने कहा भी जेब में देख लो। उसने कहा ये आखिरी उम्मीद है, अगर जेब में नहीं हुई तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। राइट। तो मसला ये है कि इमरान खान जो है वो बयान दे रहा है। देखे ना, अब देखें कि टीवी चैनल्स पर जो नून के लीग के लोग करते हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग करते हैं, वही इमरान के लोग करते हैं। वही इल्ज़ामबाजी है, वही बयानबाजी है, और वही वादे हैं, वही गे गा गू कि हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे। वो गे से कान कब जान छूटेगी हमारी। तो ये तो कहो ना कि ये हो रहा है, ये हो चुका है, ये तो कहा जाए। राइट डॉक्टर साहब, कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं। गिलानी साहब आजकल बैरूनी दौरे पर हैं, सियोल में हैं, और इस हवाले से एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अमेरिका, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया के सदूर और मनमोहन से मुलाकात, आलमी बरादरी पुरान मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई दे। गिलानी, हमें जौहरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। सियोल में कॉन्फ्रेंस के इशाइये से खिताब और इंटरव्यू। जौहरी हथियारों के ज़खायर कम करने को तैयार हैं ओबामा। अफजूदा यूरेनियम का इस्तेमाल कम किया जाए, एलामिया। आज गिलानी ओबामा मुलाकात से कशीदा ताल्लुकात उस्तवार होंगे, अमरीका का ये कहना है। फिर एक और ख़बर है मोहतरमा रमीज़ा मजीद निज़ामी साहिबा की कि जौहरी तवानाई के शोबे में पाकिस्तान को जनूबी कोरिया से सबक सीखने की ज़रूरत है। कोरिया 2030 तक 50% बिजली न्यूक्लियर तवानाई से हासिल करने का मंसूबा बना रहा है। जौहरी सलामती की कॉन्फ्रेंस कोरिया का सबसे बड़ा सफारती इवेंट। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे, और इस हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर अजमल न्याज़ी साहब से। डॉक्टर साहब, आज बड़ी अहम मुलाकात भी है गिलानी साहब की। उसमें रमीज़ा मजीद नामी की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, और ये अच्छी बात है। वो सियोल में गई हैं नवाब वक्त की नुमाइंदगी करते हुए, और नवाब वक्त में लिखा है उन्होंने, देखे ना, ये एक कमिटमेंट है, ये एक निस्बत है जो नवाब वक्त के साथ उनकी है, और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी और बैरून मुल्क से, इंग्लिस्तान से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हैं। लेकिन ये बात देखकर मुझे इत्मीनान सा होता है कि अब वो मजीद निज़ामी के साथ भी ताउन कर रही है, उनकी मदद कर रही है, क्योंकि मजीद साहब बहाल एक बूढ़े आदमी हैं, उनका तजर्बा और रमीज़ा मजीद निज़ामी की तख्लीक की तालीमी और इल्मी तवानाई जो है, ये मिलकर इस अखबार को ज़रूर एक कामयाबी देंगे। तो भाई इसमें मैं ये करता हूँ कि गिलानी को शर्म नहीं आती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो कहता है कि जी जौहरी टेक्नोलॉजी जो है उस तक हमें रसाई दी जाए। तो भाई जो एटम बम तो तुमने खुद बनाया था, उसके लिए तो तुमने अमेरिका से नहीं कहा था कि हमें रसाई दो, तो अब क्या चीज़ है जिसकी रसाई तुम मांगते हो? भुट्टो साहब ने खुफिया तरीके से स्टार्ट किया था, फिर बिल्कुल आगे बढ़ता रहा। हाँ, अगर ये अमेरिका से बात की जाती तो अमेरिका इसे बना नहीं देता। बिल्कुल नहीं। देखिए ना, ये मैं समझता हूँ कि ये घटियापन है। ये मैं वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को बहुत गलत समझता हूँ, और मेरे दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कार्नर नहीं है। देखिए, अच्छा ये क्या करते हैं एग्ज़ाम, सियोल में गए हैं तो खबरें लग जाती हैं कि जी हाथ मिलाया सदर ओबामा ने, बड़े फ़ख्र से तन गए किसी हाथ मिलाया। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी बहुत हकड़ कर चला करते जब हाथ मिलाया। एक आदमी था, उसने हाथ मिलाया ना किसी बड़े बंदे से, अंग्रेज़ था कोई, वो आया तो हाथ मिलाया, उसने हाथ सारी उम्र धोया ही नहीं। उन्होंने कहा जी हाथ जो है वो उससे मिला है, तो ये आन रखी। तो ये गुलामी इनके खमीर ज़मीर में धंसी हुई है। या किसी गरीब से हाथ मिला लें तो 100 मरतबा उसको धोते हैं। हाँ, अच्छा, फिर ये क्या, इसका जिक्र क्यों होता है अखबारात में? देखिए ना, ये कोई वाक़या नहीं है कि आपने हाथ मिलाया। हाथ तो उन्होंने सारे सरबराहान मुमलिकत से मिलाया होगा, सरबराहान हुकूमत से मिलाया होगा, तो ये कोई खबर है? और इसको कशीदगी कैसे कम होगी? ये कशीदगी जो है ये दिल की आला ज़रफ़ी से, ये नेक नीयत से कुशादगी बनेगी। ये कशीदगी कुशादगी बनेगी आसूदगी से, सादगी से बनेगी। तुम सादगी करते हो, तुम रोज़ तो अपना सूट चेंज करते हो, तब्दील करते हो, और वहाँ भी मेरे ख्याल है वहाँ तो 2 तब्दील करते होंगे कि सुबह कॉन्फ्रेंस में और सूट है, शाम की कॉन्फ्रेंस में और सूट है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म गिलानी क्या करेंगे जनाब? इसमें ईरानी जो सदर है महमूद अहमदीनेजाद, उसने जो बात की है, और वो इतनी चुभी है अमेरिका के लोगों को कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। तो ये होती है खैरत, ये होती है कौमी। और वो एक ही सूट में रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अगर जनरल असम्बली से खिताब कर रहे हैं तो वो एक ही सूट में उन्होंने खिताब किया, एक ही सूट में उन्होंने 2-3 दिन गुजारे हैं। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म का रवैये से मुख्तलिफ होता है। देखिए, गुजारा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, मैं एक मामूली आदमी हूँ,
अच्छा अब तो खैर कोई 2-3 मेरे पास हैं, लेकिन अल्लाह कसम कई बरसों तक सिर्फ मेरे पास एक कोट रहा और सर्दियाँ गुजर गई, बड़े मजे से गुजारी मैंने सर्दियाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग कौन हैं। और जो ऐसा देखे ना, या तो इस मुल्क में दूध की नहरें बह रही होती, इस मुल्क में खुशहाली होती, तो फिर ठीक था, तुम्हें भी ये करने का हक था। यानी हजरत उमर ने हजरत उमर से रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे कहा गया कि लोगों ने 2-2 पत्थर बांधे हुए हैं अपने पेट पे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना पेट दिखाया, उस पर भी दो पत्थर बंधे हुए थे। और हजरत उमर उन्होंने कहा कि अगर ये तो बड़ा फिक्र है कि फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी भी, यहाँ पर इंसान कुत्तों की तरह मर रहे हैं खुदा की कसम। मैं समझता हूँ इतनी बेचारगी, इतनी बेबसी, इतनी बेरहमी, इतनी जिल्लत, इतनी अजियत जो है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगी जो इस मुल्क में है। डॉक्टर साहब आखिर में एक राय इसी तनाजुर में पाक अमेरिका ताल्लुकात की अगर बात करें, आप समझते हैं नेटो सप्लाई हमारी पार्लियामेंट बहाल कर देगी? ये मेरा ख्याल है बहाल कर देगी, उसके लिए कोई चाराकार नहीं है। फ्रेंडली अपोजिशन, देखिए नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है वो क्या है कि जी नेटो सप्लाई के बारे में हम सलाह मशवरे करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमसे मशवरा नहीं। आप देखिए अमेरिका के साथ तो नवाज शरीफ के ज़्यादा ताल्लुकात हैं, ज़्यादा रवाबत है नवाज शरीफ के। अच्छा मुशर्रफ के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? मुशर्रफ के खिलाफ ये पार्लियामेंट में करारदाद भी पेश नहीं कर सकी, सिर्फ नारे के लिए, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए ये चीज़ें रखी हुई उन्होंने। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भी अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगी और कोई नया मुआहिदा कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में होगा। और आज की जो मुलाकात है ओबामा से, इसमें भी बहुत सारी तलखियाँ दूर हो जाएंगी। और अमेरिकी अखबार तो ये कह चुका है कि ओबामा सरसरी सा तस्करा करेंगे सलाला चेक पोस्ट के वाक़े का, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब मुतमईन हो जाएंगे, खून बहा भी माफ़ कर दिया जाएगा और अमेरिका की सप्लाई लाइन हर तरह से बहाल कर दी जाएगी, उनके एजेंट भी पाकिस्तान आएंगे, उनके बोर्ड भी पाकिस्तान आएंगे, सब कुछ होगा। ये तलखियों की बात नहीं है, ये हकीकत के तल्ख हकीकत होने की बात है, हकीकत के तल्ख हकीकत होने की बात है और जो कबूल कर लेंगे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, एबटाबाद पे हमला हुआ या GHK पे हमला हुआ, कुछ भी हुआ, ड्रोन हमलों के खिलाफ पार्लियामेंट ने करारदाद पास की, वो मंजूरी नहीं हुई। देखिए ना पार्लियामेंट क्या चीज़ है, ये तो रबर स्टैंप है। अच्छा वो गवर्नमेंट वाले जो है अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपोजिशन वाले जो हैं वो अच्छा दोनों हुकूमत में, इधर पंजाब हुकूमत है उधर वफाकी हुकूमत है। देखिए ना यहाँ तो कोई फ़र्क होता। मैंने एक बार किया था, मैं अभी माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि जनाब अपने जेन्युइन अपोजिशन करनी है तो पंजाब हुकूमत छोड़िए और अपोजिशन में आइए। ये क्या है, न हिल न कुकड़, न तितर न पटेर, तो ये क्या यानी मुझे इस बात में अजीब। अच्छा पार्लियामेंट जो है वो ये नेटो की करारदाद मंजूर कर लेगी, लेकिन दिफाए पाकिस्तान कौंसिल जो है, पिछले दिनों मेरी जनरल हमीद गुल से बात हुई फ़ोन पर, वो कहता है कि बड़ा हंगामा होगा और बड़ा मसला बनेगा और जो किसी सूरत अवाम जो है कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम एंटी अमेरिका हैं और हुकाम प्रो अमेरिका हैं। लिहाजा ये क्लैश जो है अमेरिका के साथ नहीं होगा, अब क्लैश हुकाम और अवाम का होगा। और मेरा ख्याल है कि ये क्लैश होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राइट, बिल्कुल। और कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं और जो पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात हो रही है इसमें हिना रबानी खर साहिबा का एक बयान भी शामिल कर लेते हैं कि सलाला चौकी पर हमला अमेरिका की माफ़ी से भी मुतमईन नहीं होंगे। 10 साल से अमेरिका के इत्तेहाद दिए और हमने कुर्बानियाँ दी हैं, अब ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेना ज़रूरी था। हमें ताल्लुकात को फ़लसफ़ियाना अंदाज में देखने के बजाय हकीकत पसंदाना और अमली अंदाज में देखना चाहिए। मुल्ला उमर से हमारा कोई राब्ता नहीं है। CNN से इंटरव्यू हुआ है हिना रबानी खर साहिबा का, इसमें उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए जी मादरत खाना, ये सारी बातें अगरचे इसमें कुछ जारियत भी है थोड़ी सी, मगर ये मादरत खाना है और जारियत भी मादरत खाना हो, मुनाफिकाना हो, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये हिना रबानी खर कौन है? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये रज़ा रबानी और हिना रबानी क्या करते हैं इस मुल्क के साथ। कभी 18वीं तरमीम, कभी 19वीं और कभी 20वीं। 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम में पार्टी लीडर जो है पार्टी का, उसको पार्टी डिक्टेटर बना दिया गया है। सही। तो रज़ा रबानी ने भी वही कुछ किया है जो सदर जरदारी ने कहा है, और हिना रबानी जो है वो भी वही कुछ करेगी, कर रही है जो। और देखे ना कि कोई बड़ा आदमी होता आपका वज़ीर ख़ारजा, कोई जिसके अंदर कोई पर्सनैलिटी होती, जिसके अंदर कोई जलाल होता, जिस तरह सरदार आसिफ अहमद अली पीपल्स पार्टी में मौजूद था और उसको वज़ीर ख़ारजा बनाया था बेनज़ीर भुट्टो ने, जब वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं था। सही, उस वक्त नहीं था पीपल्स पार्टी में, उसकी मौजूदगी में उन्होंने बना दिया उसको शाह महमूद कुरैशी को। और शाह महमूद कुरैशी ने फिर क्या किया? शाह महमूद कुरैशी को बताया गया कि तहरीक इंसाफ पर से इक़्तिदार आने वाली है, तो वो चला गया। अच्छा देखें, अगर उस आदमी को दूसरी मरतबा वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाता तो क्या वो इस्तीफ़ा देता? क्या वो तहरीक इंसाफ में शामिल होता? शायद नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद नहीं, बिल्कुल यकीनन नहीं। अच्छा देखें ना, मैं समझता हूँ कि पहले हमारी ग़ुलामी ज़ुबानी कलामी थी,
देखिए मुशर्रफ ने मुआहदे किए थे ज़बानी कलामी, मुँह ज़बानी, ज़बानी कलामी मुँह ज़बानी। अब तहरीरी तौर पर हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जनाब हम लिख कर देते हैं आपको कि हम आपके ग़ुलाम हैं। अब लिख कर देते हैं कि नेटो सप्लाई जो है वो की जाएगी, हम लिख कर देते हैं कि आप सरहदी खिलाफवर्दियाँ करते हैं। सरहदी खिलाफवर्दियाँ तो हुई हैं, त्यारे भी घुसा है, हेलीकॉप्टर भी घुसा है। ड्रोन कौन है? ड्रोन पहले उड़ते थे पाकिस्तान से, कितनी बेगैरती की बात है खुदा की कसम। ड्रोन पाकिस्तान से उतरते थे और पाकिस्तान के इलाके पर हमला करते थे। और सिर्फ ये शमसी एयरबेस नहीं, शमसी एयरबेस तो दूर थी, ये तो अमेरिका ने खुद कहा कि मैं छोड़ता हूँ, तो इन्होंने नंबर बनाए कि जी हमें खाली करवा रहे हैं एयरबेस। तुम्हारा दिल खालम खाली है, तुम क्या कराओगे खाली? उन्होंने खुद, अमेरिका ने खुद ये शमसी एयरबेस थी वो खाली की, हमने नहीं कराई उनसे। लेकिन तरबेला में भी है, इधर जैकबाबाद में भी है, पता नहीं कहाँ है, मुझे तो पता नहीं है। इस वक्त भी मौजूद हैं, इस वक्त भी वो अमेरिकन एयरबेस मौजूद हैं और अमेरिकी हमारी सरजमीन पर तैनात फिरते हैं। तो ये अपनी फौज के बूटों से तो कहते हो कि इतराज़ करते हो। हमारी फौज क्यों खामोश है? मैं इस बात देखिए, हमारी फौज पर हर बंदा इतराज़ कर रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ जो फौज का ही बंदा है, मैं समझता हूँ अब तो वो कर रहा है फौज, और मैं फौज के खिलाफ हूँ, फौज के खुदा न खास्ता खिलाफ नहीं हूँ, फौज के सियासत में आने के खिलाफ हूँ। लेकिन फौज एक इदारा है, फौज के बगैर तो आप ज़ीरो हैं। ठीक, फिर तो भारत गुलाम बना लेगा आपको। अब तक अगर भारत रुका हुआ है तो वो आपकी फौज की वजह से रुका हुआ है। और आपकी फौज जो है वो दुनिया में कोई 7वें 8वें नंबर पर आती है, उसमें असला खरीदने के लोग, खरीदने वाले मुल्क जो हैं उनमें भारत हमसे 1 नंबर आगे है सिर्फ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक के लिए जाना है और ब्रेक से नाज़रीन वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे और बात करेंगे एतजाज़ हसन साहब की भी, यासिन मलिक साहब की भी, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। बैक टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। यासिन मलिक के हवाले से खबर है कि मेमो गेट स्कैंडल की बात हुई है, तो इसमें वो भी कल पेश हुए। मेमो केस हकानी का बयान लंदन में रिकॉर्ड करने की इस्तदा मुस्तरद कमीशन को अपने तौर पर चलाने की कोशिश की तो वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे जस्टिस फाइज। रॉ के चीफ से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा यासिन मलिक। मंसूर एजाज पागल है, उसने हरियाणा में खुद को क्लिंटन का नुमाइंदा जाहिर करके स्टेज पर कश्मीरियों को गालियां दी, मैंने जूता फेंका और माइक छीन लिया, सब झूठ सामने लाऊंगा मेमो कमीशन में। बयान और एतजाज़ हसन साहब का भी जिक्र हुआ तो उनकी भी बात कर लेते हैं कि तबीयत की खराबी सोमवार को पेश ना हो सके, एतजाज़ को अच्छी दवा लेनी चाहिए थी, हमारी बात मानते तो फूड पॉइजनिंग ना होती। जस्टिस नासिरुल मुल्क, और 40 साल में वो पहली बार गैर हाजिर हुए हैं। मुआविन वकील का ये कहना था, अदालत ने आज तक कार्रवाई मुलतवी कर दी, वज़ीर-ए-आज़म को सजा हुई तो फैसला कबूल होगा। एतजाज़ हसन का ये कहना है। डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम 2 कॉलर शामिल कर लेते हैं, फिर इन दोनों खबरों पर भी बात कर लेंगे। यासीन के बारे में कुछ बात अच्छी कही। उमर साहब हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, उमैर राजा बोल जी। उमैर साहब, सॉरी। अच्छा, नियाज़ी साहब को आपको मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे लीडर हैं उनको अपने मसलों में फंसी हुई, रोटी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, जिंदगी की हिफाजत नहीं। मैं ये कहता हूँ अपने हुक्मरानों से कि इनको देखें टीवी पे लड़ रहे हैं कि वाला कहता है कि हम इतनी गैस पैदा कर रहे हैं, और जो सिंध वाला MQM का एक 15 साल को बैठा हुआ तो वो कह रहा था हम 15% पैदा कर रहे हैं। यानी कि सूबों को भी ये लाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, मसाइल तो छोड़ दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, बलोर ने कहा कि हम अमेरिका से जंग नहीं लड़ सकते, अमेरिका हमें खा जाएगा। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है, हम किसी से भी जंग नहीं लड़ना चाहते, अगर कोई हमें मारे तो वो हमें खाएगा नहीं। बलोर साहब, ये आप बुज़दिल हैं, आपने पैसे खाए हुए हैं, आप लीडरों ने, हमने नहीं खाए हुए। ये अवाम और फौज उसको खा जाएगी जो इधर आएगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच उमैर साहब। मिसेस जावेद भी हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी यही बात कहूंगी, पहले आपको और अजमल नियाज़ी साहब को सलाम। वालेकुम सलाम जी। कि जो पैसे खाए गए हैं ये लीडर ने खाए और 60-65 हज़ार कर्जा हर पाकिस्तानी के नाम पे लिखा जा रहा है, ये हमने नहीं खाए, ये लीडर ने खाए। दूसरी बात यह है कि ये जो दोनों फिर सुनाए कि दोनों पार्टियां फिर मखलूत हुकूमत बनाने की सोच रही, तो फिर 5 साल ऐसे स्टैगनेट गुजरेंगे जैसे ये गुजरे, और खुदकुशियां होंगी, और महंगाई बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी, और ये जो एजुकेशन का महकमा नीचे जाए। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद साहब जी। सूबों को लड़ाने की साजिश हो रही है, देखिए ना, और अवाम के खिलाफ। मैं समझता हूँ पंजाब के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है ये बलूचिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है।
ये आज मैं बात अब कर रहा हूँ, ओपन मीडिया पे कर रहा हूँ कि ये पंजाब के और वफाक के दरमियान जो झगड़ा है ये बलूचिस्तान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये पंजाब को तकसीम करना चाहते हैं इसलिए कि खुदा न खास्ता पंजाब को अलग करना चाहते हैं। पंजाब ही पाकिस्तान समझा जाता है और ये कहते हैं कि जी पंजाब तक पाकिस्तान रखा जाए, और वहाँ भी बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी समझ कर पंजाबी को जनाब मारा जाता है और निकाला जाता है। तो यासीन मलिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई इसको क्या ज़रूरत है मीमो गेट में लाने की। ये तो मकबूजा कश्मीर का है और मकबूजा कश्मीर भारतीय आइन के मुताबिक भारत का हिस्सा है। तो क्या हम भारत को शामिल कर रहे हैं अब इस मेमो स्कैंडल में? यासीन मलिक कौन होता है? यासीन मलिक देखें, यासीन मलिक मंसूर एजाज के खिलाफ बात कर रहा है तो ये तो सारी हुकूमत की कार्रवाई लगती है, क्योंकि अगर वो हुसैन हक्कानी की हिमायत करता है तो हम कहते हैं कि जी तो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत है, और अब वो हिमायत कर रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, जब हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं तो फिर उस पर हम भारतीय आइन को तस्लीम नहीं करते। तो ठीक है, आपने करें, लेकिन कश्मीर के लीडरों को अपने जो निजी मामलात हैं पाकिस्तान के उनमें तो शामिल नहीं करना चाहिए ना। लेकिन वो कश्मीरी की आदत है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो आप खुद को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं और वो इल्ज़ामात जो हैं वो कह रहे हैं कि झूठे हैं, कल को उन्हें कत्ल कर दिया जाए और फिर उनके जनाजे में कोई शरीक ना हो। इसी इल्ज़ाम के तहत के मंसूर एजाज ने उन्हें ये करार दिया था, गद्दार करार दिया था, इसलिए वो अपनी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और अपनी वजाहत करना चाहते हैं, उन्हें हक हासिल है। मेरी गुजारिश ये है कि मंसूर एजाज जो है ना वो CIA अमेरिकन CIA का एजेंट है, उसने इससे पहले भी कई मुसलमान मुल्कों में ये मुसीबत डाली हुई है। अच्छा, यासीन मलिक का नाम लेने की ज़रूरत क्या थी मंसूर एजाज को, क्यों नाम लिया उसने? मेमो गेट तो पाकिस्तान का मामला है और अमेरिका के साथ है, इसमें कश्मीर कहाँ से आ गया और यासीन मलिक कहाँ से आ गया? यासीन मलिक तो आता रहता है, जहाँ पर मेरी मुलाकात भी एक सरसी हुई उसके साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देखे ना, अब ये अपनी क्लैरिफिकेशन कर रहा है यासीन मलिक। भाई तुम रा के उसको चीफ को मिले हो या नहीं मिले, मतलब कश्मीरी जो हैं उनके बारे में तो ये बात ओपनली कही जाती है कि वो रा के साथ मिले हुए वीर वायस। लेकिन इस तरह से हम खुल के नहीं कह सकते, ये उन पर इल्ज़ाम था और इल्ज़ामात वो साफ करना चाहते हैं, उनको हक मिलना चाहिए। ज़हीर साहब हमारे साथ, तारिक साहब हैं हमारे साथ फैसलाबाद से, उनकी कॉल शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक साहब, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इमरान खान और उनमें फ़र्क नहीं है। आप ये बताएं कोई एक भी ऐसा काम दिखा दें जिसमें इमरान खान साहब ने उनमें ईमानदारी ना पाई जाती हो। दूसरे नंबर पे ये है जी 40 साल से पीपल्स पार्टी, 25 साल से नून लीग, ये दोनों गवर्नमेंट में रही हैं। सिर्फ मुझे ये बता दें पंजाब गवर्नमेंट ने आज तक पुलिस का निज़ाम क्यों नहीं सही किया? वो नहीं कर सके आज तक। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। इमरान खान साहब के हवाले से तारिक साहब का कहना है कि कोई एक ऐसी खामी बता दें जो उनमें हो, और पीपल्स पार्टी को 40 साल हो गए, नून लीग को 25 बरस हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का निज़ाम ही ठीक नहीं कर सके। ये दोनों मिले हुए हैं, बल्कि सारे मिले हुए हैं। रहमत डेविस जो रहा हुआ था तो उसमें सारे शामिल नहीं थे, एक भी शामिल ना होता तो मैं समझता हूँ कि ये मामला खटाई में पड़ सकता था। सब मिले हुए हैं। वो जिस तरह मैं पढ़ा करता हूँ कि विचो विचो खाई जा तो रोला पाई जा, ये जब मफाद की बात होती है तो एक दूसरे से मिल जाते हैं। सेनेट के इलेक्शन बिला मुकाबला कैसे हो गए कि उनका पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो था वो बिला मुकाबला हो गया और इनका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो था बिला मुकाबला हो गया, और अपोजिशन और हुकूमत में फ़र्क ही ख़त्म हो गया। ठीक, देखे ना, सारी पार्टियां जो हैं वो हुकूमत में हैं और सारी पार्टियां जो हैं अपोजिशन में। ये अजीब तरह की अपोजिशन है और अजीब तरह की हुकूमत है। तो इस वक्त दो लोग जो हैं वो दोनों पार्टियों से बेजार हैं और वो समझते हैं कि ये यानी अजीब व गरीब अंदाज उन्होंने सियासत का शुरू कर दिया है और उसके हवाले से इस मुल्क के लोगों को ज़लील ख़ार कर रहे हैं ये। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यासीन मलिक साहब आए हैं तो इस मामले को और फैलाया चला जा रहा है। यानी कहाँ कोशिश की जा रही है कि ये मेमो गेट का मामला जो है इसको फैलाते 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 कहाँ तक ले। मैं ये सिर्फ अर्ज़ कर रहा था कि इसको फैलाना नहीं चाहिए, बल्कि जो मामला इस ख़त में है कि जरदारी ने अमेरिकन को ये दावत दी कि वो पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करें और जनरल्स में बचाएं और हमारे जो एटमी एहसास हैं उन तक कार्रवाई हासिल करें, ये सख्त तक महदूद रखा जाए। अब यासीन मलिक को शामिल करने के लिए जो मैंने बात की है वो इसलिए की है कि इसको फैलाया जा रहा है और ये फैलाव जो है ये घेराव है और ये घेराव पाकिस्तान के गिर्द वो तंग करते जा रहे हैं। राइट है, लेकिन मामला कमीशन के ज़ेर समात है और कमीशन ही बेहतर फैसला करेगा। हम तमाम कॉलर्स को मशकूर है जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल की, जिनकी कॉल शामिल नहीं कर सके उनसे माजरत, और बढ़ते हैं आज के कॉलम की जानिब। एहतसास की बात आप कर
पॉइजनिंग हुई है। अच्छा, उसको कहा जाए कि तुम सारे मुल्क की जो खुराक है उसमें जहर मिला रहे हो, सारी सियासत में जहर मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो अब क्या फूड पॉइजनिंग है? यानी एतजाज़ जो है वो इस वक्त नापसंदीदा आदमी है, और ऐसा आदमी है जो नाकाबिल एतबार है। वो पहले तो वकला की जो तहरीक थी उसको ख़राब किया उसने, और अब पीपल्स पार्टी जो है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं वो किसके एजेंडे पर है, ये कुछ मालूम नहीं। राइट, और अब आपके कॉलम की जानिब आते हैं नाज़रीन। डॉक्टर साहब का कॉलम है आज का, तेज़ाबी और इंतखाबी सियासत का एक अंजाम। लिखते हैं कि फ़ाखरा ने तेज़ाब से भयानक अंदाज में जलने के 12 साल बाद खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान में इंसाफ पर पैसे वालों और हुकूमत और सियासत वालों की इजारादारी के खिलाफ वसीयत भी लिखी। बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत पर तो पूरे का पूरा बल्कि इससे भी ज़्यादा अमल दरामद हुआ है, मगर इसके कत्ल का मजाक 4 साल बाद भी चल रहा है। वो तो खुद जागीरदार सियासतदान और लीडर थी, इसके साथ क्या हुआ? बिलाल खर अपनी बीवी का फाका कशी से मजबूर होकर फिर से धंधा शुरू करना बर्दाश्त न कर सका। कोई शोहर अपनी मकतूल बीवी के कातिलों को बख्श नहीं सकता। सदर जरदारी को जो कुछ मिला अपनी शहीद बीवी की मौत के बायस मिला है। और मज़ीद हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से भी उनके कॉलम के हवाले से। लेकिन जब मेरा कॉलम दोस्त पढ़े, अब इस कॉलम का खुलासा तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक तवाइफ से शादी का क्या मतलब है। उस बेचारी ने इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के धोखे में आकर बिलाल खर के साथ शादी की, और बिलाल खर ने उसके साथ क्या किया। और अब वो कहते हैं जी कि मैंने तेज़ाब नहीं फेंका, तो तेज़ाब क्या जिन्नों ने फेंका है? वो बलाएँ थी, जो अनदेखी बलाएँ थी, उन्होंने तेज़ाब फेंक दिया है। तेज़ाब जाकिर तवाइफ के साथ कौन शादी करता है? आम लोग तो शादी नहीं करते। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ कि एक तवाइफ के साथ भी ज़्यादती नहीं की जा सकती, लेकिन जब वो तवाइफ बीवी बन जाती है तो लाइसेंस मिल जाता है इन निकाह के बाद कि तुम उसके साथ ज़्यादती भी कर सकते हो। ज़्यादती जायज़ भी है और ज़रूरी भी है। अब देखें ना, मुल्तान में एक बंदा है मकसूद, जो एक वकील का मुंशी है, वो तो जागीरदार नहीं है। उसने घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी जो उसके 4 बच्चों की माँ है उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया है। तो ये क्या चीज़ है? ये वो जहनीत है, ये वो जहनीत है जो कारफरमा है इस मुल्क के अंदर के बीवियों के साथ जुल्म करना है। यहाँ पर 4-5 और लड़कियाँ जो हैं वजन दरगोर कर दी जाती हैं उसमें बलूचिस्तान में, और हमारा डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट का पहला था वो कहते हैं जी बलोच रवायत है, किसी सरदार की बेटी को तो इस रवायत के तहत जिंदा दरगोर नहीं किया गया। तो क्या ऐसी रवायतें सिर्फ गरीबों के लिए हैं? डॉक्टर साहब, कानून साजी भी हुई है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये वाक़त बढ़ते जा रहे हैं, कैसे रोका जाए? ये सियासतदानों के सारे चक्कर हैं। बिलाल खर जो है MP भी रहा है, ये गुलाम मुस्तफ़ा खर का बेटा। गुलाम मुस्तफ़ा खर ने भी यानी कतार लगा दी थी बीवियों की, और फिर ये हिनार रबानी खर पता नहीं इसकी पत्नी क्या लगती है, वो भी रिश्तेदार है इसकी बिलाल खर की। और ये खर सारे मिलकर इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं उस मुल्क के। अच्छा, फिर तवाइफ, अच्छा कैसी बात मैं बताऊँ, मैंने उस काला में लिखा है, मगर ये मैं कहना तवाइफ जब किसी मुल्क में बैड गवर्नेंस हो, लाकानूनियत हो, अफरा तफरी हो और गंद हो, तो वो कहते हैं जी तवाइफुल मुलूकी छा गई है। तवाइफुल मुलूकी, तो इसको भी तवाइफुल मुलूकी, ये भी सियासतदानों के साथ मामला है, और तवाइफों के यहाँ भी ये सियासतदान और जागीरदार जाते हैं। तो ये सारी तेज़ाबी सियासत मैंने इसलिए कहा है कि ये किसी कोई आम आदमी तो इस तरह नहीं करता कि तवाइफों के डर पर जाए। आपने रद्दमल का भी जिक्र किया कि अभी तक गुलाम मुस्तफ़ा खर और हिना रबानी खर की तरफ से कोई रद्दमल सामने नहीं आना चाहिए था, वो डिसोन करें इसको। अच्छा, क्या गुलाम मुस्तफ़ा खर किसी ख़ानदान की लड़की के साथ जो बिलाल की शादी की होगी, कई शादियाँ की बिलाल ने भी, क्या उसके साथ ये सलूक कर सकता है वो? अच्छा, फिर उसके साथ शादी करके अपने पास रखो उसको कराची में रहने दिया, कोई खर्चा नहीं दिया, तो खर्चा नहीं दिया तो फिर वो मजबूर होकर धंधा शुरू न करे तो क्या करे? सर, यहाँ तो ऐसे बड़े बड़े जागीरदार हैं जो कि अपनी बीवियों को गायब कर देते हैं, फिर अदालत में उनकी FIR भी दर्ज नहीं होती, अदालत का हुक्म के बावजूद भी नहीं होती। इसी तरह की शादी एहतशाम जिस तरह हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त खोसा साहब ने फिल्म स्टार सपना से की, वो भी गायब है, वो भी नहीं मिल रही, और अदालतें भी चुप हैं, थाने भी चुप हैं, सियासतदान भी चुप हैं। क्या नून लीग की क़यादत ने कोई बयान भी दिया है? शमाइला राना के खिलाफ क्रेडिट कार्ड का मामला जो था वो अभी अदालत से प्रूव भी नहीं हुआ था और उससे सवाल ले लिया। तो इस तरफ सवाल, अंजुम अकील जो उसको थाने से फरार कराया गया और कोई उस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। और तवाइफ का जो मामला है उस पर एक सिर्फ शेर मैं अर्ज़ करता हूँ, बाकी तो मैं दोस्तों से कहूँगा कालम पढ़ें। कहा था गालिबन शोरस कश्मीर ने कि हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। राइट, और ये सियासत को तवाइफ बना दिया है इन लोगों ने, और ये बड़ा जुल्म किया है, सियासत को तवाइफ बना दिया है सियासतदानों ने। नाज़रीन, कॉलम आज का जरूर पढ़िएगा डॉक्टर साहब का, और अब बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब।
नाज़रीन, आज का नवाब वक्त इदारे है दुशंबे सरबराही मुलाकात और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की साजगार फ़ज़ा। अमरीका के तोसी पसंदाना अज़ाइम का तोड़ ही हमारी सलामती का ज़ामन होगा। सदर आसिफ अली जरदारी, ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ, अफगान सदर हामिद करजई और ईरानी सदर महमूद अहमदीनजाद के माबैन गुज़श्ता रोज़ ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में मुलाकात के दौरान इलाकाई अमन व सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये खुशाइन सूरत हाल है कि खित्ते के 4 मुस्लिम ममालिक इलाकाई अमन व सलामती के हवाले से दरपेश मसाइल के हल के लिए बाहमी ताउन पर मुत्तफिक हुए हैं। आगे है कि अगर इस खित्ते के मुस्लिम ममालिक अपनी सरजमीन पर कुदरत के वदीयत करदा तेल, गैस और कोयला के खजानों को एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बुरूए कार लाएँ तो न सिर्फ पाकिस्तान को कभी तवानाई के बुरान से दोचार ना होना पड़े, बल्कि मुस्लिम ममालिक बाहमी इत्तेहाद और यकजहती से अपनी शराइत पर बैरूनी दुनिया बशमूल मगरबी ममालिक को तेल, गैस और कोयला फरोख्त करके माला माल भी हो सकते हैं और सुपर पावर होने के जोम में मुब्तला मगरबी दुनिया को अपना मती बना सकते हैं। डॉक्टर साहब से इदारे पर आए जी, हम इस पर कई दफ़ा बात करते रहते हैं और ये विशफुल थिंकिंग है, ये उम्मीदें हैं। हमारा इदारिया जो है वो हमारी तमन्नाओं का आकाश होता है नवाब वक्त का। तो उसमें भी यही कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के साथ कोई ऐसा मामला हो और आलम इस्लाम जो है वो अपने वसाइल पर भरोसा करे, आलम इस्लाम अपने पाँव पर खड़ा हो, तो तब भी हो सकता है। अमेरिका की दोस्ती से कुछ नहीं मिलेगा, ना आलम इस्लाम को ना पाकिस्तान को, कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो ये दोस्ती जो है दुश्मनी से बदतर है। ये दोस्ती जो है ये परले दर्जे की दुश्मनी है जो अमेरिका के साथ की जा रही है। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ हम मजीद ताल्लुकात आगे बढ़ाएं, इसकी जंग से बाहर निकलना चाहिए, नेटो सप्लाई मुस्तकिल तौर पर बंद होनी चाहिए। मैं देखें जी, मैं समझता हूँ कि अमेरिका से हुक्मरान जो हैं वो इमदाद लेते हैं। जो कर्जे जो आए हैं इतने ज़्यादा इस दौर में, वो कहाँ गए? कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। कहीं पंजाब में नज़र आता है, पंजाब में ओवर ब्रिज हैं या सड़कें हैं या इस तरह की कोई चीज़, या रिंग रोड है, नज़र आता है। ये शहबाज शरीफ के कारनामे हैं। मगर वफाकी हुकूमत ने क्या किया आज तक? उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फरजाना राजा, जो फरजाना महाराजा बन चुकी है, उन्होंने करप्शन, भीख, तुम लेते हो अमेरिका से भीख और फिर भीख देते हो लोगों को। तो ये भीख जो है वो लोगों की भूख बढ़ाने का एक वसीला बन रही है। इससे वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते, इससे वो यानी अपना इरादा नहीं बना सकते, अपने 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 अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं कर सकते, अपने ऊपर खुद इन्हिसारी का मामला जो है वो नहीं चला सकते। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया जा रहा है ये कोई सिस्टम नहीं है। 2 रुपये की रोटी, ये मैं बड़े अदब से बहस करूँगा, कहाँ है 2 रुपये की रोटी? मैंने तो कभी नहीं खाई थी। और अब कहाँ है वो? भाई कोई सिस्टम बनाओ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। हालांकि अल्लाह के शुक्र है कि गंदम के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, गोदाम बड़े भरे पड़े हैं, तो लेकिन आवाम को 2 रुपये की रोटी अब भी नहीं मिल रही। तो क्या ये क्या सूरत हाल है? लैपटॉप दिए जा रहे हैं लड़कों को, ये बड़ी अच्छी बात है। वो भी ज़रूरी है। ठीक है, देखें मेरे से पहले तो लैपटॉप सिखाओ, ट्रेनिंग दो। अच्छा, टीचरों को तो तुम लॉलीपॉप दे रहे हो, टीचरों को लॉलीपॉप और स्टूडेंट्स को लैपटॉप। अच्छा, ये अच्छी बात है, मगर मैं समझता हूँ कि अच्छी बात से पहले जो ग्राउंड तैयार करनी होती है वो तो करें, वो सिस्टम तो बनाए कोई। कितने लोगों को आप लड़कों को आप लैपटॉप दे देंगे? कितने लोगों को दे देंगे? ये 3 लाख तो उन्होंने कहा है, मियाँ साहब ने भी, दोनों मियाँ बरादरान ने किया है, 3 लाख कम से कम। करोड़ों बच्चे हैं जो इस बात के। अच्छा, पहले ये टेक्नोलॉजी तो आम करो। देखे ना, टीचर के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। आपका मतलब है कि टीचर्स को भी लैपटॉप देने चाहिए? नहीं, टीचर्स को भी तो और लोग भी मुतालबा करना शुरू कर देंगे, साफी बरादरी भी मुतालबा करेगी कि साफियों को भी दिए जाए। मैं समझता हूँ कि टीचर्स को इस काबिल तो बनाया जाए कि वो लैपटॉप सिखा सके। ठीक। अच्छा, वो तो लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं और टीचर जो है वो चाक पकड़ कर खड़ा है और वो लिख रहा है उस पर तख्ता स्याह पर। बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल बजा है। और जितने भी घोस्ट स्कूल हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, और जो स्कूल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ज़िला के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात नहीं है, आपका इशारा यकीनन उनकी जानिब। सिस्टम बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसके अंदर रहते हुए तमाम लोग जो हैं वो खुशहाल भी हो जाएं और तमाम लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और तालीम में भी आगे बढ़ सकें। मेरा जी मत। राइट, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अहम मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, आखिर में फरमान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। कोयटा म्यूनसिपलिटी की इस्तकबालिया में 15 जून सन 1948 को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हम चाहते हैं कि आप खुददार लोगों की तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने मुल्की वसाइल को तरक्की दें और अपनी खूबियों को उजागर करें। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, ये हम सब के लिए मिशल राह है। मुझे भी और डॉक्टर साहब को भी नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।